नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसी पुस्तक का तीसरा अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी, जो एक यात्रा वृत्तांत है मधु कांकरिया द्वारा लिखा हुआ। तो इस यात्रा वृत्तांत का अध्ययन हम कर रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा है कि लेखिका ने गंगटोक सिक्किम की राजधानी से युमथांग के लिए यात्रा की थी। तो उस यात्रा का वर्णन या यात्रा वृत्तांत के रूप में अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो लेखिका युमथांग के लिए निकली, तो वहाँ से बीच में एक रात्रि लायुंग में रुकी और लायुंग से बर्फ़ देखने के लिए कटाओ गई। और कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा गया है। लेखिका की सहेली मणि ने कटाओ को स्विट्ज़रलैंड से भी अधिक सुंदर बताया है, क्योंकि वह है इतनी अधिक ऊंचाई पर नहीं है और इतना अधिक सुंदर भी नहीं है। तो कटाओ भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा। अब कटाओ से वापस लायुंग और लायुंग से युमथांग के लिए लेखिका और उसके सहेलियाँ जितेन, जो उनका ड्राइवर और गाइड था, उनके साथ चले। अब देखो आगे पढ़ते हैं। युमथांग की घाटियों में रास्ते में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रा के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखेगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। कि अभी आने वाले 15 दिनों में ही पूरे की पूरी ये घाटी फूलों से भर जाएगी। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। जो पहले चली थी ना गाड़ी, तो उसमें तो रास्ते इतने संकरे थे कि लेखिका ने बताया भी है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जीप की चौड़ाई नाप करके ही और सड़कें बनाई गई हो। 1 इंच भी जीप इधर उधर तो गहरी खाई में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सड़कें चौड़ी थी, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाओ के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। देखो ये बात मोस्ट महत्वपूर्ण है कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक पहुंचने का सफ़र। हमें कहीं जाना हो तो हमें रोमांच होता है कि वहाँ जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद में इतनी अधिक खुशी नहीं होती है जितनी कि वहाँ पहुँचने तक होती है। तो ऐसा ही लेखिका के साथ हुआ। युमथांग जाना है, युमथांग जाना, वहाँ पर ये देखेंगे, वहाँ पर ये करेंगे, वहाँ पर ये करेंगे। लेकिन युमथांग में इतनी अधिक बर्फ़ नहीं मिली जितनी कि कटाओ मिली। अब कटाओ तो भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा गया है, तो वह तो युमथांग से भी अधिक सुंदर होना ही था। तो जो कटाओ की सुंदरता पहले देख ली, उस सुंदरता को देखने के बाद, उस बर्फ़ को देखने के बाद युमथांग उन्हें थोड़ा फीका लगा, यानी कम सुंदर लगा। बहरहाल युमथांग में एक चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। देखो, उसने कहा कि तुम सिक्किमी हो, तो उसने क्या कहा, नहीं मैं इंडियन हूँ। ये वैसे ही है जैसे आपसे को पूछे कि आप राजस्थानी हो, तो आप हाँ कहोगे कि ना कहोगे, ये आप पर है। लेकिन उसने क्या कहा, नहीं मैं सिक्किमी नहीं इंडियन हूँ, कि पहले भारतीय हूँ फिर राज्य की हूँ। सिक्किम भारत का एक राज्य है, लेकिन उसने सिक्किमी ने बता करके अपने आप को इंडियन बताया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य होता था और राजाओं का वहाँ पर शासन था, लेकिन उसे स्वतंत्रता के बाद भारत में मिला लिया गया। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा यानी राज्य था, राजाओं का राज्य था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। टूरिस्ट मतलब पर्यटक वहाँ पर बहुत कम जाते थे, नहीं जाते थे जब एक स्वतंत्र राज्य था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा मतलब भारतीय
आबो हवा मतलब इनके रीति रिवाजों में, तौर तरीक़ों में, भारतीय संस्कृति में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। लेकिन लेखिका कह रही है कि वर्तमान में सिक्किम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारतीय तौर तरीक़ों, रीति रिवाजों में इस कदर घुल मिल गया है कि ऐसा नहीं लगता कि पहले सिक्किम भारत से अलग था, इसके अलग तौर तरीके थे, अलग रीति रिवाज थे, अलग कानून थे, ऐसा अब नहीं लगता है। क्योंकि वहाँ पर अब टूरिस्ट उद्योग फल फूल रहा है, पर्यटक बहुत भारी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जो मैदानी भारतीय इलाकों के टूरिस्ट वहाँ पर, पर्यटक वहाँ पहुँचेंगे तो अपने साथ भारतीय तौर तरीके, रीति रिवाज, खान पान ये सब वहाँ पर ले जाएंगे। तो आपस में संस्कृतियाँ बहुत मिल रही हैं। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि, लेखिका की सहेली है, ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो सामान्य तौर पर ये कुत्ते नहीं भौंकते हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही ये बोलते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास, लेखिका को विस्मय, आश्चर्य और अविश्वास हुआ इस बात पर से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों में भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? तो जिस प्रकार पूर्णिमा की रात्रि में समुद्र में भी तेज ज्वार भाटे आते हैं, तो उसी तरह क्या पूर्णिमा की रात्रि कुत्तों में भी कामनाओं का ज्वार भाटा अर्थात कामनाएं जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में, अब ये तो हो गई यात्रा पर पहुंच गए वहाँ पर, अब यहाँ से लौटना शुरू किया। तो लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारी देता रहा है। रकम रकम मतलब स्थान स्थान की जानकारी, जो भी थोड़े बहुत महत्वपूर्ण स्थल आता तो उसकी ओर उस अंगुली करके या उससे बताता कि ये उस स्थान से मैं जुड़ा हुआ है। जैसे अभी क्या बता रहा है, मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, गुरु नानक देव के फुटप्रिंट, पैरों के निशान। तो उसने बताया कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर ऐसा मानते हैं कि सिखों के गुरु नानक के यहाँ पर पद चिन्ह है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती करते हैं। तो ऐसा मतलब हर जगह होता है कि यहाँ पर हम उस स्थान को किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, और कोई पुरानी दंत कथाएँ सुनते सुनते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ था। तो वही दंत कथाएँ आगे के आगे चलती रहती हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा मानते हैं कि पत्थर पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं, और यहाँ पर चावल की खेती करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि यहाँ पर उनकी थाली से कुछ चावल छिटक करके गिर गए थे, तो वहाँ पर अब चावल की खेती ही करते हैं। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर अंगुली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो थोड़ी दूर बाद में बताया कि यहाँ पर ये इलाके को, इस एरिया को, इस क्षेत्र को खेदुम कहते हैं, और यहाँ पर जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। देवी देवताओं का निवास है वहाँ पर। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। देखो, प्रत्येक पहाड़ी व्यक्ति होता है ना, वो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखता है। लेकिन अब जो मैदानी इलाकों से पर्यटक पहुंचने लगे हैं, तो वे यहाँ से ले जा करके बहुत पहाड़ों पर कचरा डाल करके आते हैं। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि सफ़ेद बर्फ़ होती है ना, वो भी काली हो जाती है। इतने अधिक कचरा ले जाते हैं वहाँ नीचे से ऊपर, खाने पीने का सामान, फिर गाड़ियों को वहाँ पर चलाते हैं, और कोई बैठ कर के कचरा करते हैं। तो वो जगह जगह मतलब बर्फ़ इतनी अधिक गंदी रहती है कि सफ़ेद बर्फ़ भी धुंधली या काली दिखाई देने लगती है। लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं वे वहाँ पर कचरा नहीं करते हैं। तभी गंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गंगटोक सिक्किम की राजधानी। गंगटोक नहीं मैडम, गतोंक कहिए, इसका असली नाम गतोंक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। तो ये कहता है कि सिक्किम की राजधानी जिसे हम गंगटोक के नाम से जानते हैं, वह गंगटोक नहीं गतोंक है।
और गंतव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया कुछ न कुछ बताने के लिए। गाइड का यही काम होता है, स्थान की जानकारी दे। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटक स्थल नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। फौजियों को इसलिए रखते हैं कि उसका चीन का बॉर्डर है, चीन की सीमा रेखा मिलती है, तो वहाँ पर फौजी रखते हैं। तो फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। तो ये आइडिया किसका था कि यहाँ पर पर्यटकों को लाया जाए। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह बात आई और अभी भी रास्ते बन ही रहे हैं। जाते वक्त देखा था कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठ कर के उसको तोड़ रही थी और रास्ते बना रही थी, चौड़ा रास्ता कर रही थी। हाँ, अभी भी रास्ते बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ और जीप आगे बढ़ती है। तो लेखिका ने कहा कि हाँ, अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए नए रास्तों की खोज भी जारी है और इसी खोज का नाम, असमाप्त खोज का नाम क्या है? सौंदर्य है। तो उसको असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य क्यों? कि वो मनुष्य सुंदरता को देखने के लिए, प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए तरह तरह से प्रयास करता है। तो उसमें ये नई नई खोजें करता है, नए नए रास्तों का निर्माण करता है। लेखिका मन ही मन ये बात सोचती है और जीप आगे बढ़ने लगती है। तो आज आपका ये अध्याय पूरा हो गया है। कल इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूँगा। प्रश्न उत्तर बच्चे थोड़ा कम भेज रहे हैं, ऐसा मत करो। और विद्यालय जल्दी ही खुलने वाले हैं, तो बाद में आपके पास पीछे का होमवर्क करने का समय नहीं बचेगा। तो जो आज पढ़ा रहे हैं उसका गृह कार्य साथ साथ करिए और मेरे पर्सनल नंबर पर भेजते रहो। जो पीछे के 1 और 2 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं उसका गृह कार्य पूरा करो पहले, आज तक करके भेज देना। और कल इसके प्रश्न उत्तर में मैं भेजूँगा, तो वह कल शाम तक मेरे को गृह कार्य भेज देना। चलो आज इतना ही, धन्यवाद।